हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, जो भाग 1 है, और कक्षा 12 में दो पुस्तकें चलती हैं, जिसका भाग सेकंड कक्षा 12 में है। हम दोनों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है औपनिवेशिक भारत और सतत शोषण का काल। तो पहला विषय सूची में औपनिवेशिक भारत और सतत शोषण का काल, जिसमें हम धन का निष्कासन पढ़ेंगे, ब्रिटिश काल में कृषि पर प्रभाव और ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल। मतलब औपनिवेशिक भारत जिसे लगातार शोषण का काल कहा जाता है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत पर कई बार विदेशी आक्रमण हुए और उन आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक और परिवर्तन तो हुए, परंतु भारत के आर्थिक ढांचे पर आक्रमण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आत्मनिर्भर भारतीय गांव, ग्रामीण उद्योग एवं परस्पर अंतर्निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये सब कई शताब्दियों से यहाँ चल रहा थे। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन चार्ल्स मेडकोप इन शब्दों में करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, लिख लेना कि भारत की आत्मनिर्भरता समाज का वर्णन कौन करता है? चार्ल्स मेडकोप। किन शब्दों में? ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। तो चार्ल्स मेडकोप ने कहा था कि ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। तो ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, ये किसने कहा? चार्ल्स मेडकोप ने। अपनी जरूरत की सारी चीज़ें इन्हें अपने यहाँ प्राप्त हैं और विदेशी संबंधों से मुक्त हैं। जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ वे केवल जैसे अमर हैं। राजकुल लुढ़कते रहे, क्रांतियाँ होती रही, हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख कर्म से मालिक बनते रहे, लेकिन ग्राम समाज यथापूर्वक बने रहे। इंपोर्टेंट लाइनों को हेडिंग कर देना। भारत पर अंग्रेजों की इन विजयों ने इन आक्रमणों से भिन्न थी। ये विजय उस राष्ट्र द्वारा दी गई जिसने अपने देश में जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया तथा एक आधुनिक मध्यम वर्ग समाज का निर्माण किया था। पूंजीवादी व्यवस्था की उन्नति और फैलाव के द्वारा ब्रिटेन ने अपने आप को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित कर लिया था, परंतु भारतीय समाज के पुरातन आर्थिक आधार को नष्ट करके उसकी जगह पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना किए बिना ब्रिटेन अपनी पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए औपनिवेशिक भारत को समुचित उपयोग नहीं कर सकता था। भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम पुरानी अर्थव्यवस्था के विघटन और नए आर्थिक रूपों के उदय की दिशा में ही अगला कदम था। ये सभी कदम भारतीयों के लाभ के लिए नहीं, वरन ब्रिटिश लाभ के लिए प्रतिपादित किए गए थे। तो मतलब अंग्रेजों ने जो भी किया, जो भी कार्य किए, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए किए, न कि हम भारतीयों के लाभ के लिए। वस्तुतः 16वीं शताब्दी में भारत में धन, वैभव एवं समृद्धि से संपन्न था। भारत की इस समृद्धि में प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश से भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक थे। सन 1600 ईस्वी में को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया। तो इम्पोर्टेंट है, लिख देना कि 1600 ईस्वी को किस महारानी है? एलिजाबेथ प्रथम ने। और कौन सी कंपनी को दिया? तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। तो 1600 में कौन सी कंपनी भारत आई? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट ने भारत से व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और 1664 में फ्रांस के सम्राट ने भारत के व्यापार करने के लिए किस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब की? 1664 में। इम्पोर्टेंट है, लिखते लिखते जाना, नोट करते जाना, साथ साथ नोट्स भी बना लो। इस प्रकार अब पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां पूर्वी देशों तथा विशेष रूप से भारत पर अपना व्यापार बढ़ाने लगी। कुछ समय तक तो इन व्यापारी कंपनियों का उद्देश्य भारत से व्यापार करना ही रहा, परंतु उन्होंने भारत की राजनीतिक फूट और स्थिरता का लाभ उठाकर अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ किया। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को विजय ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब क्वेश्चन आ जाए कि कौन से युद्ध के बाद अंग्रेजों ने राजकीय सत्ता अपने हाथ में ले ली? तो 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के बाद।
तो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो पहले तो ये व्यापार करने आई थी, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें आंतरिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया 1757 के प्लासी के युद्ध में। सन 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने मुगल सम्राट शाह आलम और बंगाल के नवाब मीर, तो मुगल सम्राट शाह आलम और बंगाल के नवाब मीर को 1764 में बक्सर के युद्ध में हराया। मीर कासिम तथा अवध के नवाब सजाउद्दौला, तो आलम और कासिम तथा अवध का नवाब सजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति को स्थापित कर दिया। और राजनीतिक शक्ति कब स्थापित हुई? तो वो हुई 1764 में बक्सर के युद्ध में। आलम, कासिम और अवध का नवाब सजाउद्दौला। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल तक कंपनी की प्रभुसत्ता संपूर्ण रूप से भारत में स्थापित हो चुकी थी। तो कौन से गवर्नर के शासनकाल में भारत की प्रभुसत्ता पूर्ण रूप से स्थापित होगी? तो लॉर्ड डलहौजी। और अब मुगल बादशाह की सत्ता केवल नामात्र की रह गई। तत्पश्चात आगामी वर्षों में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंग्रेजों ने इस देश के व्यापार को अपने कब्जे में ले लिया। इस अवधि में वे भारत से माल ले जाते और विदेशों में बेच देते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, किसान एवं व्यापारियों से बलपूर्वक उनका माल उठा ले जाते थे। वे लागत मूल्य का केवल 1/4 मूल्य चुकाते थे। तो लागत मूल्य का 1/4 मूल्य चुकाते थे, जबकि अपने या अपने अधिकार में लिए माल का कई गुना कीमतों में बेचते थे। अंग्रेज मनमाने ढंग से स्वयं ये निर्धारित करते थे कि प्रत्येक कारीगर किस प्रकार का माल तैयार करेगा और कितनी कीमत पर बेचेगा। और यदि कारीगर कम दाम देने के लिए तैयार नहीं होता था तो बांध कर कोड़े मारकर भगा दिया जाता था। और ये व्यापारिक पूंजी का काल था। तो मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश प्रभुसत्ता के हाथ में आ गई। भारत की शासन बागडोर ब्रिटिश प्रभुसत्ता के हाथ में आ गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत का ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल का निर्यातक देश बना दिया गया। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी उसी टाइम, तो भारत को ब्रिटिश कारखाने के लिए कच्चे माल का स्वरूप बना दिया गया। और यहाँ कारखानों में निर्मित माल को भारत की मंडियों में खपाया जाने लगा। औद्योगिक पूंजी इस दौर में भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में भारी चुंगी वसूल की जाती थी, जबकि ब्रिटिश माल जब भारत आता था उस पर कोई चुंगी नहीं ली जाती थी। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग धंधे एक योजना के तहत नष्ट कर दिए गए। अब भारत ब्रिटिश माल पर निर्भर हो गया। लोहे गलाने के देसी उद्योग नष्ट कर दिए गए और उनके स्थान पर सस्ता आयातित लोहा व इस्पात बाजार में आने लगा और भारत को इंग्लैंड का एक उपनिवेश बना दिया गया। ये हुआ। भारत का आर्थिक शोषण जितना अधिक ब्रिटिश काल में हुआ उतना मध्यकाल में नहीं। तो मतलब आर्थिक शोषण जितना अधिक ब्रिटिश काल में हुआ उतना मध्यकाल में नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश काल में कि जो भी कच्चा माल होता था तो वो ले जाते थे और उस पर टैक्स भी लगाते थे। और जब भारत में वापस बेचते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था और वो भारी कीमतों पर बेचा जाता था। अधिकांश मध्यकालीन शासकों का जन्म भारत में हुआ और यहाँ के निवासी थे, लेकिन ब्रिटिश शासक विदेशी थे और विदेशी ही बने रहे। मध्यकालीन शासकों द्वारा अर्जित धन देश में ही निवेश किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने अपने अर्जित धन को अपने देश इंग्लैंड में निवेश किया। आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में धन निकास के बारे में उल्लेख किया है। तो किसकी पुस्तक में धन निकास के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आर.सी. दत्त की पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास। किया है कि राजा द्वारा अपनी जनता से अधिक कर ग्रहण करना सूरज द्वारा पृथ्वी से उस पानी प्राप्त करने के समान होता है जो वर्षों के रूप में पुनः भूमि को देता है, परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है तथा वर्षा केवल इंग्लैंड में करता है। भारत जो मध्यकाल में एक समृद्ध राष्ट्र था उसे ब्रिटिश युग में एक निर्धन राष्ट्र बना दिया। तो ये किसका कथन है? तो ये आर.सी. दत्त की पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में धन निकास के बारे में आर.सी. दत्त का कथन है। और ये सत्य है कि मध्यकाल में कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने, जैसे मोहम्मद गजनवी, तैमूर और नादिर शाह द्वारा भारत में धन संपदा लूट कर ले गए, परंतु देशवासियों ने उनके जाने के बाद अपने परिश्रम और लगन से देश की आर्थिक स्थिति को ठीक कर लिया था। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने ऐसी आर्थिक नीतियाँ अपनाई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा दिनों दिन जर्जर होती चली गई। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध भारत को अंग्रेजों ने अपनी औद्योगिक विकास की पूर्ति के लिए हर प्रकार से लूटा। बंगाल में दीवानी प्राप्त करने से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार एक तरफा था। भारत को बेचने के लिए इंग्लैंड के पास कुछ नहीं था, जबकि भारतीय वस्तु की उस आवश्यकता थी जिसका व्यापार कंपनी के लिए बहुत ही लाभदायक था। इंग्लैंड को ऊनी उद्योग काफ़ी विकसित तो था, पर भारत में ऊनी कपड़े की मांग नहीं थी, इसलिए भारतीय वस्तु की आपूर्ति करने के लिए कंपनी को इंग्लैंड से सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं भारत लाना पड़ती थी। पहले इन धातुओं को इंग्लैंड के कुल निर्यात में बहुत अधिक हिस्सा था, परंतु 1757 के बाद ये तेजी से घटने लगा क्योंकि कंपनी का बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण हो गया, क्योंकि 1757 में ही प्लासी का जंग हुई।
जो भारत की लूट प्रारंभ हुई और 1947 तक निरंतर चलती रही। धन का निकास। तो धन का निकास क्या है? सन 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के पश्चात भारत में धन निष्कासन की शुरुआत हुई। धन निष्कासन का तात्पर्य ऐसे धन से है जो भारत में इंग्लैंड का वेतन भत्तों, पेंशन, ऊर्जा पर ब्याज, कर्जों पर ब्याज, भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था और इसके बदले में भारत को कोई आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिफल प्राप्त नहीं होता था। इसे धन को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने धन की निकासी कहा है। वाणिज्यवाद विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोना और चांदी का निकास किसी दूसरे देश में होता है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत की ये स्थिति बन गई कि इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो गया और भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर अविरल प्रवाह होने लगा। सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना कि किसने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादाभाई नौरोजी ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन भारतीय गरीबी का प्रमुख कारण धन निष्कासन है, क्योंकि जो अधिशेष होता है वे इंग्लैंड में भेज दिया जाता है, इसे भारत में निवेश नहीं किया जाता है। आय का अतिरिक्त भाग जो अधिक उत्पादन के लिए लगाया जाता है वही नए रोजगार पैदा करता है, परंतु अतिरिक्त आय की लगातार निकासी के कारण भारत में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय धन और पूंजी का एक बड़ा भाग तो देश के बाहर भेज दिया जाता है अथवा उसका एक पक्षीय ढंग कर्जों के ब्याज भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई और यहाँ पर सेवा करने वाले सैनिक और नागरिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के रूप में निर्यात कर दिया जाता है। उन दिनों ये दावा किया जाता था कि ब्रिटिश शासन ने भारत की जान माल की सुरक्षा का लाभ दिया। इस दावे पर आपत्ति करते हुए दादाभाई नौरोजी ने लिखा है, कल्पना यह है कि भारत में जान और माल की सुरक्षा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जान और माल को सुरक्षा एक अर्थ में या एक तरह से यूँ कहें कि लोग आपस की या देसी निरंकुश राजाओं की हिंसा से सुरक्षित रहे, लेकिन इंग्लैंड की जकड़न कुछ ऐसी है कि संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है और परिणाम स्वरूप जान की सुरक्षा भी नहीं है। भारत की संपत्ति सुरक्षित नहीं है, उसकी संपत्ति की आजकल की दर 3 या 4 करोड़ पाउंड सालाना हजम करना है। अंत में विनम्रता के साथ ये कहने का साहस करता हूँ कि भारत जान और माल की सुरक्षा का सुख नहीं भोग रहा है। भारत ने लाखों लोगों के जीवन का अर्थ आधा पेट भोजन, भूखमरी, अकाल और बीमारी है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन दादाभाई नौरोजी का है, जिन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ये सिद्धांत आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में जन जागृति का कारण बना। नौरोजी के अनुसार सन 1867-68 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। तो 1867-68 में 20 रुपये थी, जबकि जीवन निर्वाह हेतु 34 रुपये वार्षिक की आवश्यकता थी। आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सन 1867-68 में भारत की कारागृहों में बंद कैदियों पर किया गया ये 21 रुपये से लेकर 53 रुपये तक था। अतः इसे स्पष्ट होता है कि भारत के आम आदमी के जीवन निर्वाह की स्थिति ब्रिटिश काल में विकट थी। अब दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन की कौन कौन सी पद्धतियाँ दी हैं? तो ग्राह्य में उन नियमों को शामिल किया जाता है जो भारत सजीव तथा उससे संबंध ये होते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की भागीदारी का लाभांश, विदेशों में लिए गए सार्वजनिक ऋण, सैनिक तथा असैनिक ये तथा इंग्लैंड में भंडार की खरीद सम्मिलित थी। ये सन 1857 ईस्वी के उपरांत बहुत अधिक बढ़ गया। सन 1857 से 1 ईस्वी के बीच 24% हो गया तथा सन 1920 से 21 ईस्वी में ये अधिक बढ़कर केंद्र सरकार के समस्त राजस्व का 40% हो गया था। दूसरी पद्धति है कि विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज। तो पहला तो ग्रह है, मतलब घर पर ये, और विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाले ब्याज। और भारतीय राष्ट्रीय आय का ये दूसरा महत्वपूर्ण धन का निकास था। इसके तहत व्यक्तिगत विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज और लाभ दिया जाता था। सन 1900 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश लोगों ने निजी क्षेत्र में बहुत पूंजी का निवेश किया। इसी पूंजी पर उन्होंने ब्याज तथा लाभ प्राप्त हुआ और ये धन निकासी का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत था। तो दूसरा स्रोत क्या था अंग्रेजों के लिए? विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज। तीसरा था विदेशी बैंक बीमा नौवैन कंपनियां। विदेशी बैंक बीमा नौवैन कंपनियों ने भारत से करोड़ों रुपए का लाभ कमाया। इन कंपनियों ने भारतीय देशी कंपनियों को देश में नहीं पनपने दिया तथा उन्होंने लाभ को भारत में निवेश नहीं करके अपने देश इंग्लैंड में निवेश किया। यह धन निकासी का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत था। तो विदेशी बैंकों से भी जो लाभ कमाया भारतीय कंपनियों ने, उनको भी अब इंग्लैंड में निवेश किया और ये तीसरा उनका स्रोत था धन निकासी का।
भारत से आर्थिक निकासी कितनी हुई थी? 1835 से 39 के बीच में 53.47 लाख पाउंड में, 1840 से 44 59.30, 1845 से 49 77.60, 1850 से 54 74.58, 1855 से 59 77.30, 1860 से 64 173, 173, 1865 से 69 246 और 1870 से 72 274। हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती हैं जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती हैं और टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती हैं। ये कथन किसका है? जॉन सुल्विन का। जॉन सुल्विन क्या बोलते हैं? जॉन सुल्विन इंग्लैंड कंपनी के बारे में बोलते हैं कि हमारी प्रणाली मतलब धन निकास की प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो गंगा के किनारे से तो महत्वपूर्ण चीज़ें ले लेती है, अच्छी वस्तु ले लेती है और फिर टेम्स नदी जो यूरोप की नदी है उसमें निचोड़ देती हैं। मतलब भारत से तो सारी अच्छी वस्तुएं ले लेती हैं, भारत से सारी अच्छी वस्तु ले लेती हैं और वो इंग्लैंड में जाकर उन अच्छी वस्तु को रख देती हैं। ये क्या है? जॉन सुल्विन ने धन निकासी का आर्थिक पूर्वाधार। नरोजी ने धन निकासी को N/2 का अनिष्ट संज्ञा दी है। तो नरोजी ने क्या कहा है? धन निकासी का आर्थिक प्रभाव को धन निकासी को N/2 का अनिष्ट तथा इस भारत की गरीबी का मुख्य कारण बताया है। उन्होंने कहा है इस धन के निकास के कारण देश में पूंजी संगठित नहीं हो रही है, इससे देश के औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी हो गई है और भारतीय धन के ब्रिटेन में जाने से इंग्लैंड के औद्योगिक विकास के साधन और गति बढ़ गई है। इसका दूसरा घिनौना पक्ष ये है कि यहाँ ही धन पूरे भारत में पूंजी के रूप में निवेश कर दिया जाता था और इस प्रकार भारत का शोषण निरंतर बढ़ता जा रहा था। नरोजी ने एक बार कहा था कि भारत का धन बाहर जाता है पर वही धन भारत में ऋण के रूप में वापस आ जाता है और इसी ऋण के लिए और अधिक ब्याज और एक प्रकार से ये ऋण एक दुष्चक्र बन गया। यही दुष्चक्र भारत की गरीबी का कारण था। इस धन का निकास से भारत में रोजगार तथा आय की संभावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। भारत में धन निकासी के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही थी। तो दादा भाई नरोजी ने धन की निकासी को N/2 का अनिष्ट बनाया है और जॉन सुल्विन ने कहा है कि गंगा से तो अच्छी चीज़ें ले लेते हैं और टेम्स नदी पर टेम्स के किनारे निचोड़ देते हैं उन अच्छी चीज़ों को। ब्रिटिश काल में भारतीय परंपरागत उद्योगों का पतन। तो पतन क्यों हुआ? पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन से पूर्व शहरों में दस्तकारी का कार्य बहुत कुशलता तथा कलात्मकता से होता था। कलवर्टन लिखते थे। कलवर्टन ने क्या लिखा है कि प्राचीन काल में जब रोम के निजी एवं सार्वजनिक भवनों में भारतीय कपड़ों, दीवार दरी, तामचीनी, मोजके, हीरे जवाहरात आदि का उपयोग होता था, तो उस वक्त से लेकर औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ तक आकर्षक तथा सुंदर वस्तु के लिए ये सारा संसार भारत का मोहताज रहा है। तो कलवर्टन लिखते हैं कि भारत से जो भी कि भारत का मोहताज रहा है दुनिया के सभी देश, क्योंकि भारत से बहुत सारी चीज़ें जैसे भारतीय कपड़े, दीवार दरी, तामचीन, मोजके, हीरे जवाहरात आदि का उपयोग होता था और ये रोम के निजी सार्वजनिक भवनों में तथा सार्वजनिक भवनों में होता था। इसलिए भारत सारा संसार भारत का मोहताज रहा है। सन 1800 ईस्वी तक भारतीय उद्योग धंधे संसार में सबसे अधिक विकसित अवस्था में थे, क्योंकि अभी उद्योग केवल कुटीर उद्योग ही थे और भारतीय कपड़ा अपनी सुंदरता एवं महीनता के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ढाका की मलमल की पूरे विश्व में मांग थी। 13वीं 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में धातु क्रम, प्रस्तर शिल्प, रीले, कागज, रंगाई, शीशे की चीजों का निर्माण, मेनका, बेशकीमती पित्तरों पर की गई कारीगरी, सोने के तारों तथा कसीदेकारी जैसे अनेक कार्य विकास के चरम थे। लेकिन सन 1800 ईस्वी के बाद देश में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विदेशों के आधुनिक कारखानों में उत्पादन अत्यधिक बढ़ने लगा और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में इंग्लैंड के कारखानों में बने माल की बाढ़ आ गई, जिससे न तो केवल देसी कुटीर उद्योगों को पतन होगा बल्कि उन देशी और विदेशी बाजार में गिरावट आ गई। इसी घटना को इतिहास में औद्योगिकरण कहा गया, अनौद्योगिकरण कहा गया है। मतलब कुटीर उद्योगों का नष्ट और बड़े उद्योगों का प्रभुत्व, इसी अनौद्योगिकरण कहा गया है, जिससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को पतन हो गया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंग्लैंड का नियंत्रण सुदृढ़ होता गया। ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग। तो ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में कौन कौन से उद्योग थे? धंधे
फल फूल रहे थे, जैसे ग्रामीण उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कलात्मक ग्रामीण उद्योग एवं नगरीय कुटीर उद्योग आदि। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत में कच्चे माल को इंग्लैंड से निर्यात करना तथा ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित माल को भारतीय बाजारों में बेचकर अधिक लाभ कमाना था। कंपनी जब यह आई तो भारत में निर्मित कपड़ा व अन्य माल बेचने से इंग्लैंड में निर्मित कपड़े की बिक्री अत्यधिक कम हो गई। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की कंपनियों ने भारत में कपड़ा मंगाने का विरोध किया। अतः सन 1700 ईस्वी में कानून बनाया गया जिसके द्वारा इंग्लैंड में विदेशों से आने वाले कपड़े पर रोक लगाएगी, जिससे भारतीय निर्यात पर गहरा प्रभाव पड़ा और व्यापार संतुलन इंग्लैंड के पक्ष में होता चला गया तथा भारतीय उद्योगों को इससे हानि हुई। और ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न भेदभावपूर्ण कानूनों एवं नीतियों से ऐसी व्यवस्था बना ली जिससे भारतीय कच्चा माल सस्ती दरों पर इंग्लैंड का निर्यात किया गया तथा वहां के कारखानों में निर्मित माल आयात कर भारतीय बाजारों में महंगी दर पर बेचा जाए। इसका एक उदाहरण है, कपास बोनकर उससे कपड़े के लिए कपास सूरत और बम्बई से लेते थे और कच्चे माल पर अपना नियंत्रण रखने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने एक कंपनी खोल ली और सूरत से 25 लाख रुपए में सारी कपास खरीद ली और इसके परिणाम स्वरूप कपास की कीमत 16-18 रुपये प्रति मन से बढ़कर 20-30 रुपये प्रति मन हो गई और ये बुनकरों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ, जिससे एक और तो वे द्वारा तैयार माल को अपनी इच्छा से बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, वही दूसरी ओर कच्चे माल को उच्च दामों में उनके कमर तोड़ दी। इससे शोषणकारी प्रक्रिया ने भारत परंपरागत उद्योगों को समाप्त कर दिया तथा बेरोजगारी भारतीय जनता को निर्धनता की तरफ धकेल दिया। इसी औद्योगिकरण के कारण भारतीय जनता की कृषि पर निर्भरता निरंतर बढ़ती चलेगी। अब यही ब्रिटिश काल पर कृषि पर प्रभाव। ब्रिटिश काल में कृषि का इतिहास कृषकों की निरंतर निर्धनता का इतिहास है। तो ब्रिटिश काल में कृषि का इतिहास कैसा है? कृषकों की निरंतर निर्धनता का इतिहास है। यह कृषकों के कर्ज के दुष्चर का इतिहास है। ब्रिटिश काल में भारतीय परंपरागत उद्योगों धंधों के पतन के कारण कृषिगत भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों का आकार छोटा होता गया तथा कृषि एक लाभप्रद रोजगार नहीं रही। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियमित राजस्व की वसूली के लिए नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया और सन 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी मिल गई। क्वेश्चन अच्छा है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनकी दीवानी कंपनी को कब मिली? तो 1765 ईस्वी कंपनी में बंगाल, बिहार व उड़ीसा की कंपनी की दीवानी मिल गई और भू राजस्व वसूलने के लिए स्वयं के लाभ के लिए एक नया ढांचा खड़ा करना था। साम्राज्य विस्तार के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, इसलिए सर्वप्रथम बंगाल में लगान वृद्धि की गई। इससे भी नाकाफी मानते हुए भारतीय कृषि को पूंजीवादी व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भारतीय परंपरागत ढांचों से अलग कुछ नए उपाय खोजे गए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय ही लगान वसूल करने से संबंधित कई प्रश्न उत्पन्न हुए। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो इसके सामने क्या प्रश्न उत्पन्न हुए? भारत में भूस्वामी किसे माना चाहिए? राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी कौन हो? उपज में सरकार का भाग कितना हो? तो वारेन हेस्टिंग्स का मानना था कि भूमि राजा की है तथा लगान इकट्ठा करने वाले मात्र कंपनी के एजेंट थे, अर्थात कोई अधिक बोली लगाने वाले भी लगान वसूलने का अधिकारी हो सकता था। इसी व्यवस्था ने अनुपस्थित जमींदारों को जन्म दिया। इससे पुराने जमींदार परिवार नष्ट हो गए तथा उनकी ओर खेती करने वाले लोगों के परंपरागत भावनात्मक संबंध समाप्त हो गए। परिणामस्वरूप भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वारेन हेस्टिंग के बाद ब्रिटिश शासनकाल में अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से 3 नई भू राजस्व व्यवस्थाओं की शुरुआत की गई। क्वेश्चन अच्छा है कि वारेन हेस्टिंग के समय ब्रिटिश काल में राजस्व की बढ़ोतरी के लिए कितनी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो 3। क्या क्या है? तो पहली है स्थायी बंदोबस्त अथवा जमींदारी व्यवस्था। इस राजस्व व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। तो क्वेश्चन अच्छा है कि स्थायी बंदोबस्त अथवा जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। ये राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। तो ये भू राजस्व व्यवस्था कहाँ लागू की गई? बंगाल में, अपने बिहार में, उड़ीसा में और अपने बनारस खंड में तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। वे भूमि को बेच सकता था अथवा दान दे सकता था तथा राज्य को भूमि कर देने के लिए केवल जमींदारी उत्तरदायी था। इसके कर न देने पर उसकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। इसी व्यवस्था में भू राजस्व को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया, जिसकी वसूली कंपनी जमींदार से करती थी। इसी कारण इस व्यवस्था को स्थायी जमींदारी व्यवस्था कहा गया। तो स्थायी बंदोबस्त अथवा जमींदारी व्यवस्था
लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू की, और वारेन हेस्टिंग के बाद ब्रिटिश शासनकाल ने अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से, तो वारेन हेस्टिंग के बाद 3 राजस्व व्यवस्था आई, जिसमें पहली है स्थायी बंदोबस्त तथा जमींदारी व्यवस्था। इसको लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें क्या होता था कि स्थायी बंदोबस्त, जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। इसमें क्या होता था कि जमींदार को भूमि का स्वामी घोषित किया गया, मतलब जमींदार को भूमि का स्वामी घोषित किया गया। वह भूमि को बेच सकता था अथवा दान दे सकता था। तो इसमें क्या था, जमींदार भूमि को बेच भी सकता था और दान भी दे सकता था। उसके कर न देने पर उसकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था, और कर न देने पर भूमि को जब्त भी कर लिया जाता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व की स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया, जिसकी वसूली कंपनी जमींदार से करती थी। इसी कारण इस व्यवस्था को स्थायी जमींदारी व्यवस्था कहा गया। कंपनी वसूल किससे करती थी? जमींदार से करती थी। और जमींदार किससे वसूल करता था? किसानों से। और किसान अगर लगाने देते थे तो उनकी जमीनें जब्त कर ली जाती थी। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू की गई। इस व्यवस्था में जमींदारी के हिस्सा भू राजस्व का 11% तथा कंपनी का 89% था। प्रारंभिक वर्षों में इतनी ऊंची राजस्व की मांग के कारण 1/3 से अधिक जमींदार बेदखल हो गए, किंतु कालांतर में अनेक तत्वों के कारण स्थितियां जमींदारों के पक्ष में हो गई। इसी व्यवस्था का सबसे नकारात्मक पक्ष ये था कि सरकार की मांग स्थिर हो गई, क्योंकि जमींदार किसानों से अधिक भू राजस्व वसूलता था, और यदि भू राजस्व को भुगतान किसान काश्तकार नहीं करता था तो जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो ब्रिटिश भारत के 19% लागू की थी, और 11% में 11% भू राजस्व जमींदार का तथा 89%, मतलब 89/11 का रेशियो था। तो 89% तो कंपनी दे जाएगी और 11% जमींदार। अब सेकंड है महलवाड़ी पद्धति। ये भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू थी। इस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं मानकर ग्राम अथवा महल को माना जाता था। यही भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई थी। तो महलवाड़ी पद्धति 30% भूभाग पर, और स्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर। और स्थायी बंदोबस्त बनारस, उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब में लागू की गई। और महलवाड़ी पद्धति ये भू राजस्व व्यवस्था के 30% भूभाग पर लागू थी। इस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक को खेती को नहीं मानकर ग्राम अथवा महल को माना जाता था। तो इसमें क्या किया जाता था कि कृषक को नहीं माना जाता था, कृषक को नहीं माना जाता, कृषक के खेत को नहीं माना जाता था, जबकि ग्राम अथवा महल को माना जा गया था। इस व्यवस्था में भूमि सामूहिक रूप से समस्त ग्राम सभा की होती थी, जिसे भागीदारों की समूह कहा जाता था। ये लोग सामूहिक रूप से भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यदि कोई व्यक्ति भूमि छोड़ देता था तो ग्राम सभा इस भूमि को संभाल लेती थी। और ये भू राजस्व व्यवस्था अवध, यूपी, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी। तो महलवाड़ी अवध, यूपी, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई। तो इसमें 30% भूभाग पर लागू की गई, और इसमें मतलब किसी किसान की भूमि नहीं माना जाता था, कृषक की भूमि नहीं मानकर पूरे ग्राम अथवा महल की भूमि माना जाता था। इसलिए इसे महलवाड़ी पद्धति कहा गया। और इसमें अगर कोई भी छोड़ देता था, कोई भी भूमि छोड़ देता था, कृषि की खेती छोड़ देता था, तो ग्राम सभा उस भूमि को अपना लेती थी। ये व्यवस्था थी। इस भू राजस्व व्यवस्था में कर की वास्तविक दर के स्थान पर संभावित दर पर किया जाने वाला था। इसके कारण कृषकों की स्थिति और खराब हो गई। इस कारण इस क्षेत्र को लोगों ने सन 1857 के विद्रोह में भाग लिया। तो महलवाड़ी पद्धति से 1857 के विषय में भाग लिया। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, ये भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर थी। तो 30% भूभाग पर महलवाड़ी, 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त और 51% भाग पर रैयतवाड़ी। इस भू राजस्व व्यवस्था में रैयत किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। तो रैयतवाड़ी में रैयत मतलब किसान, इसमें किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। और किसान राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। वे अपनी भूमि को बेचने, गिरवी रखने का अधिकारी था, और वे अपनी भूमि से उस समय तक वंचित नहीं किया जा सकता तब तक वे समय पर भूमि कर देता रहे। इस व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 मील जिले में सन 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो की सहायता से लागू किया गया। इम्पोर्टेंट है कि इस व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 मील जिले में सन 1792 में कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो की सहायता से लागू किया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो की सहायता से लागू किया गया।
और इसमें 51% भूभाग पर लागू किया गया। इसमें किसानों को अपना उसका अधिकार दिया गया। मतलब कि अधिकार क्या है उसमें, मतलब किसानों को उसकी भूमि का घोषित किया गया। इस व्यवस्था को मुंबई में ई गोल्डस्मिथ, कैप्टन डेविडसन तथा कैप्टन विनगेट के भू सर्वेक्षण के बाद लागू किया गया। तो इस व्यवस्था को किसके सर्वेक्षण के बाद लागू किया? तो मुंबई के ई गोल्डस्मिथ, कैप्टन डेविडसन तथा कैप्टन विग्नेट के सर्वेक्षण के बाद लागू किया गया। रेतवाड़ी व्यवस्था में अत्यधिक भूमि कर एवं उसकी अनिश्चितता मुख्य समस्या थी, जिसके कारण किसान दिनों दिन साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए। इसी के परिणाम स्वरूप सन 1875 ईस्वी में दक्कन में कर्षक विद्रोह हुए। तो ये दक्कन में लागू की गई थी। कैप्टन रीड ने टॉमस मुंडर की सहायता लागू की गई, और पहले गोल्डस्मिथ, कैप्टन डेविडसन तथा कैप्टन विनेगेट ने सर्वेक्षण किया, उसके बाद लागू की गई। अब जैसे जैसे इन मतलब स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रेतवाड़ी के भू राजस्व व्यवस्था लागू करने के बाद इसके क्या क्या दुष्परिणाम सामने आए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कृषि का व्यावसायीकरण। सबसे पहले दुष्परिणाम हुआ कृषि का व्यावसायीकरण हुआ। 1900 ईस्वी के बाद भारतीय कृषि पर एक और परिवर्तन हुआ, वे था कृषि का व्यावसायीकरण। इस समय तक कृषि एक जीवन यापन के माध्यम थी, नहीं कि व्यापारिक उद्देश्य। लेकिन जब कृषि पर व्यापारिक प्रभाव आने लगे तो कुछ विशेष फसलों का उत्पादन ग्रामीण एवं आमजन के उपभोग के लिए नहीं, अपितु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए होने लगा। चाय, रबड़, कपास, पटसन, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू जैसी व्यावसायिक फसलें जब अनाज के साधन पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी तो व्यावसायिक कृषि पर भूमिकर अत्यधिक होने के कारण कृषक प्राय भूमिकर नहीं दे पाता था और उसे साहूकार का सहारा लेना पड़ता था। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अत्यधिक ब्याज देना पड़ता था। अतः कृषि का व्यावसायीकरण भारतीय किसान के लिए ऋण का दुष्चक साबित हुआ। इस व्यवस्था से अनेक बिचौलिएपन बढ़ गए, जिनसे किसान और अधिक गरीब होता चला गया। तो पहला दुष्परिणाम क्या है? कृषि का व्यावसायीकरण। मतलब इसमें मतलब ये किया गया कि मतलब जो मतलब लाभकारी फसलें हैं उनका ही उत्पादन किया जाने लगा, जिससे किसान अपनी निजी फसलों का उत्पादन नहीं कर पाता था और जिससे और वो कर भी टाइम पे नहीं चुका पाता था, तो साहूकारों के चंगुल में फंस जाता था और फिर जिससे किसान और अधिक गरीब चला गया और बिचौलिए पनप गए। निर्धनता में वृद्धि। भूमि लगान में लगातार वृद्धि और फसल की सही कीमत नहीं मिलने से भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल में खराब होती चली गई। साथ ही ब्रिटिश काल में अकाल, बाढ़, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की स्थिति और बदतर होती चली गई। ग्रामीण ऋण बोझ में वृद्धि। अधिकांश कृषक अत्यधिक लगान के कारण महाजनों साहूकारों से ऋण लेते थे। इसी वजह से ऋण के जाल में फंसते चले जाते थे और ब्रिटिश काल में भारतीय कृषकों के लिए साहूकारों को ऋण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। मैकलेगन ने इसे कर्ज का लगभग 300 करोड़ रुपये अनुमानित किया था। तीनों भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को वास्तविक रूप से भूमि का मालिक नहीं माना गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में यद्यपि उस भूमि का मालिक माना गया था, लेकिन भू लगान अत्यधिक होने के कारण इसकी भूमि गैर कृषकों के पास स्थानांतरित होने लगी। इस कारण ब्रिटिश काल में भूमि का मालिकाना हक कृषकों और गैर कृषकों को स्थानांतरित हो गया। भूमि के लगान को स्थिर मूल्यों पर लागू करिए और ये तय कर दिया गया कि चाहे पैदावार हो या नहीं हो, जो भूमि लगान तय कर दिया जाएगा उसे देना ही होगा। जहां अधिकतर कृषि क्षेत्र में मानसून पर आधारित थे, जिसमें कृषि उत्पादन निश्चित नहीं होता था, अतः लगान की अनिवार्यता ने भारतीय कृषकों को निर्धनता व कर्जे के जाल में फंसा दिया और ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के परिणाम अकाल का प्रकोप बढ़ गया और सन 1765 से 1855 ईस्वी में भारत में कुल 12 अकाल पड़े और दुर्भाग्यवश खाद्यान्न का अभाव प्राकृतिक आपदा मात्र नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासकों की दोषपूर्ण वितरण में विपणन नीतियों का दुष्प्रमाण था। रजनीपाम दत्त ने यह प्रमाण दिया कि अकाल दिनों में खाद्यान्न का निर्यात किया जा रहा था। बार बार के अकालों ने मानव मृत्यु दर में तो वृद्धि की ही, साथ ही पशु संपत्ति को भी चारे की कमी ने काफी नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार मानव संसाधन तथा पशु संपत्ति के अकाल का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन। तो ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन भी हो गया। 19वीं सदी के दौरान भारतीय हस्तकला एवं शिल्प उद्योग का बहुत तेजी से पतन हुआ है। इसका प्रमुख कारण भारत में मुक्त ब्रिटिश व्यापार का प्रारंभ होना था। इसके कारण ब्रिटिश से सस्ती औद्योगिक वस्तुओं को भारत में आयात बढ़ने लगा। इसके साथ ही भारत में निर्मित वस्तु पर ब्रिटेन भारी आयात शुल्क लगाया गया, जिससे भारतीय वस्तु इंग्लैंड में महंगी हो गई तथा कारखानों में निर्मित वस्तु में प्रतिस्पर्धा से नहीं टिक पाई। भारत में हस्तशिल्पकारों को संरक्षण देशी राजाओं, जमींदारों तथा सामंतों द्वारा दिया जा रहा था, क्योंकि यही वर्ग द्वारा उनके निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत में विस्तार हुआ, वैसे वैसे ये वर्ग समाप्त होता चला गया। अतः शिल्पकारों का संरक्षण तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार समाप्त हो गया। इसी स्थिति में शिल्पकार, कारीगरों, बुनकरों तथा अन्य हस्तशिल्पों में संलग्न लोगों के सामने खेती करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहा।
और भारत में कृषि तथा उद्योग का जो संतुलन था वह नष्ट हो गया और सन 1892 ईस्वी में सन 1921 ईस्वी तक कृषि पर निर्भर होने वाली जनसंख्या 61% से बढ़कर 73% हो गई। इस प्रकार भारतीय हस्तशिल्प वर्ग ने आधुनिक सर्वहारा वर्ग का रूप धारण कर लिया तो इसे भूमि मजदूर वर्ग, औद्योगिक श्रमिक, किराएदार तथा कृषक वर्ग तथा एकांकीपन की भावना पैदा हो गई और वे सब एक जैसी समस्याओं से पीड़ित हो गई। ऐसी स्थिति ब्रिटिश काल से पूर्व कभी भी नहीं थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों का विकास होने लगा था, परंतु रोजगार या उत्पादन की दृष्टि से स्थिति विकसित देशों के मुकाबले नगण्य ही रही। भारतीय उद्योगों का विकास 19वीं सदी के दौरान मूलतः कपास, जूट उद्योग और चाय बागानों तक सीमित था। भारत में सन 1930 ईस्वी के दौरान भी यह चीनी सीमेंट तथा कागज उद्योग तक पहुँच पाया। सन 1930 में जमशेदजी टाटा ने लोहे इस्पात उद्योग का शुभारंभ किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 1930 के दौरान भी ये चीनी सीमित कमर उद्योग पहुंच पाया। सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने लोहे इस्पात उद्योग का शुभारंभ किया। तो किसने किया? जमशेदजी टाटा ने। इस प्रकार औपनिवेशिक काल में आम जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों को नजरअंदाज कर ब्रिटिश सरकार ने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का भरपूर दोहन किया। उपनिवेशवाद ने अपने लाभ के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था जोड़ दिया तथा ये संबंध मूल रूप से असमानता के सिद्धांत पर आधारित था। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश सरकार ने अनेक भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया। इसलिए भारत की स्थिति ये बन गई कि वे कच्चे माल का निर्यातक रहा तथा निर्मित माल का आयातक देश बन गया। 200 वर्षों तक के औपनिवेशिक शासन के पश्चात जब भारत आज़ाद हुआ तब तत्कालीन भारतीय राजनेताओं, प्रशासनिक और नीति निर्माताओं की चुनौतियों से निजात पाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। ये कल्पना की जा सकती है कि इन समस्त चुनौतियों के बीच चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों ने लगभग हर क्षेत्र में आधारभूत सूचना के विकास की ऐसी योजनाएं तैयार की जिससे वर्तमान विकसित भारत का निर्माण संभव हो सका। तो ये हमारा पाठ समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। धन का निष्कासन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। सिद्धांत नौरोजी ने दिया, लेकिन आर.सी. दत्त ने सबसे पहले धन निष्कासन के बारे में बताया। ये भी याद रखना। किस भूराजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया? तो जमींदार को माना गया महलवाड़ी पद्धति में। नहीं, महलवाड़ी पद्धति में नहीं, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को माना गया। क्योंकि महलवाड़ी पद्धति में तो ग्राम को माना गया, ग्राम या महल को माना गया, और रहितवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था में किसान को माना गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं क्योंकि साहूकार जंगल में बस गया। और स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को माना गया। रहितवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो रीड एवं मुनरो द्वारा लागू की गई। पॉवर्टी ऑन इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है।